स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, इन सभी हेडलाइंस एंड तस्वीरों से एक बात साफ पता चलती है कि आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की कई बड़ी कंपनीज भी ग्रीन हाइड्रोजन में इन्वेस्ट कर रही हैं। नहीं तो भला सऊदी अरेबिया, जो दुनिया के बिगेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में टॉप पर है, वो अपने नए शहर न्यू में एक अमेरिकन कंपनी को ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को स्टैब्लिश करने के लिए क्यों इन्वाइट करता? वजह साफ है, दुनिया ग्रीन हाइड्रोजन को ही फ्यूचर मान रही है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं दोस्तों कि ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? क्यों आज गवर्नमेंट से लेकर प्राइवेट कंपनीज तक इसमें अपनी दिलचस्पी दिखा रही हैं? और क्या ये सच में कार्बन एमिशन की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है? स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा, और आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि दुनिया को ग्रीन हाइड्रोजन की नीड क्यों महसूस हो रही है, ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कैसे होता है, साथ ही ये भी समझेंगे कि भारत इस दिशा में क्या प्रयास कर रहा है और हमारे सामने इसको लेकर किस तरह के चैलेंजेस मौजूद हैं। दोस्तों, 1766 में जब इंग्लिश साइंटिस्ट हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की, उस टाइम पर शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इससे एक दिन फ्यूल भी बनाया जाएगा। वैसे तो हाइड्रोजन यूनिवर्स में बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला सब्सटेंस यानी कि पदार्थ है, लेकिन हमारी पृथ्वी पर नहीं। देखा जाए तो अधिकतर स्टार्स और हमारा सन भी हाइड्रोजन से ही बना हुआ है, लेकिन अर्थ पर हाइड्रोजन कंबाइंड कंडीशन में मिलता है, जैसे कि ट्रीज, वाटर, प्लांट्स, एनिमल टिश्यू, वुड, ग्रेन, ऑयल, फैट, पेट्रोलियम और हर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में ये पाया जाता है। वैसे तो हाइड्रोजन का कोई रंग नहीं होता, लेकिन इसके एक्सट्रैक्शन के मेथड के बेस पर इसे 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। इसमें पहला है ग्रे हाइड्रोजन। यह हाइड्रोजन कोल या लिग्नाइट गैसिफिकेशन या फिर स्टीम मेथेन रिफॉर्मिंग के प्रोसेस से बनाया जाता है, और ये मोस्टली कार्बन इंटेंसिव प्रोसेसेस होते हैं। दूसरा है ब्लू हाइड्रोजन। दोस्तों, उसमें हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्शन सेम ग्रे हाइड्रोजन के एक्सट्रैक्शन प्रोसेस की तरह ही होता है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि प्रोसेस में निकलने वाले कार्बन को CCS यानी कि कार्बन कैप्चर स्टोरेज में स्टोर कर लिया जाता है, जिससे कार्बन एमिशन रिड्यूस होता है। जबकि हाइड्रोजन का तीसरा प्रकार है ग्रीन हाइड्रोजन। देखा जाए तो ग्रीन हाइड्रोजन का कलर ग्रीन नहीं होता, बल्कि इसमें होने वाले जीरो कार्बन एमिशन की वजह से इसका नाम ग्रीन हाइड्रोजन रखा गया है। और अब आइए ये समझते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है और ये कैसे जनरेट किया जाता है। दोस्तों, हाइड्रोजन का इस्तेमाल आज कई तरीके से किया जाता है। इसका मेजर यूज ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स में फ्यूल के तौर पर और पावर जनरेशन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए किया जाता है। साथ इसका इस्तेमाल आम जिंदगी में फर्टिलाइजर्स और वेजिटेबल ऑयल में भी किया जाता है। देखा जाए तो हाइड्रोजन आज एक बेसिक नीड बन चुका है, लेकिन हाइड्रोजन पहली चॉइस कैसे बना, ये समझना भी बहुत जरूरी है। दरअसल 1824 में जब ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से एनवायरनमेंट को होने वाले डैमेजेस लोगों के सामने आए, तभी से इस पर काम करना शुरू कर दिया गया था। और आज दुनिया की सभी कंट्रीज का गोल यही है कि प्लेनेट को 2050 तक डीकार्बनाइज करना है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए दुनिया भर के देश ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस कर रहे हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है तो ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को 1/3 तक कम किया जा सकता है। ऐसे में आइए ये जानते हैं कि आखिर ग्रीन हाइड्रोजन बनता कैसे है। दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी हाइड्रोजन के जनरेशन पर ही बेस्ड है। आपको बता दें कि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के प्रोसेस में किसी भी तरीके का कार्बन एमिशन नहीं होता है, और यही से ग्रीन यानी कि इको फ्रेंडली बनाता है। आज ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस यूज किया जाता है। दरअसल इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए इलेक्ट्रिकल करंट का यूज किया जाता है। और हो सकता है कि अब आप ये सोच रहे हो कि इस प्रोसेस में तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में तो कार्बन एमिशन होगा ही, फिर ये नेट जीरो कैसे हुआ? देखिए, हाइड्रोजन की यही खासियत है। दरअसल इसमें यूज होने वाली इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्स से ऑब्टेन की जाती है, यानी ये पूरा प्रोसेस विदाउट कार्बन एमिशन के कंप्लीट होता है, और इसीलिए इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। दोस्तों, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ग्रीन हाइड्रोजन ऑब्टेन करने के मेथड से एनुअली करीब 830 मिलियन टन कार्बन एमिशन रोका जा सकता है, जो कि फॉसिल फ्यूल्स की वजह से होता है। इन सब के अलावा ग्रीन हाइड्रोजन 100% सस्टेनेबल है, क्योंकि ना तो ये प्रोडक्शन के दौरान और ना ही इस्तेमाल के दौरान किसी भी तरीके का कार्बन एमिशन करता है। साथ ही हाइड्रोजन को आसानी से स्टोर भी किया जा सकता है, और इसी वजह से सब्सिक्वेंटली इसका इस्तेमाल कई तरीके से किया जा सकता है। देखा जाए तो प्रोडक्शन के तुरंत बाद इसका इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। ग्रीन हाइड्रोजन बहुत ही वर्सटाइल है। ऐसे में हाइड्रोजन को कई तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी या फिर सिंथेटिक गैस, और इसका यूज कॉमर्शियल,
इंडस्ट्रियल और मोबिलिटी पर्पसेस से भी किया जा सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन की इन्हीं क्वालिटीज की वजह से दुनिया के कई बड़े देश इसे अपनी कंट्री का मेन एनर्जी सोर्स बनाने पर काम कर रहे हैं और इंडिया भी ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एक बड़ी प्लानिंग के साथ तैयार है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। दरअसल आईएएस की तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है P2I, दैट मींस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम 2024। दोस्तों, इसके जरिए आप प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी यूपीएससी एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। यूपीएससी सिलेबस को कंसीडर करते हुए इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के थ्रू बेसिक टू एडवांस कवर कराया जाएगा। साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, नोट्स और बुक्स, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। CIS लाइव प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2024 बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और आप अनुराग लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इस बैच की टोटल फीस 45,000 की बजाय आप इसे 29,999 का अवेल कर सकते हैं। इस बैच से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कोर्स से रिलेटेड PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, भारत ने एनर्जी में खुद को सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बनाने के लिए 2047 तक का गोल सेट किया है और भारत का लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। भारत इस टारगेट को अचीव करने के लिए अपनी एनर्जी ट्रांजिशन में रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करने पर फोकस्ड है। देखा जाए तो इस ट्रांजिशन में इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन को एक प्रॉमिसिंग अल्टरनेटिव के तौर पर कंसीडर कर रहा है। ईयर 2022 और 23 के डेटा को देखें तो भारत ने इस टाइम पीरियड में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से टोटल 3,16,754.86 मेगा यूनिट एनर्जी जनरेट की थी। यानी साफ है कि इंडिया के पास आज रिन्यूएबल एनर्जी के स्टेबल सोर्सेज हैं। लेकिन दोस्तों, इंडिया इसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी के साथ नुकसान ये है कि इसे स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है और इस सिचुएशन में ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करने का बेस्ट तरीका है, जो कि भारत के लिए काफी फायदेमंद होगा। साथ ही इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले फॉसिल फ्यूल्स का भी रिप्लेसमेंट हो सकता है। दोस्तों, हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन का न्यू फ्यूचर बनने वाला है। देखा जाए तो भारत में वेदर कंडीशंस और मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिशनल तरीके से जनरेट होने की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। अगर हम इसे एनवायरनमेंट के नजरिए से देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्ग टर्म के लिए ग्रीन हाइड्रोजन जितने सक्सेसफुल भी नहीं है और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनमें यूज होने वाली इलेक्ट्रिसिटी कोल से जनरेट की जाती है। अब जहां शहरों में चलने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वजह से सिटीज में पोल्यूशन कम होगा, वहीं दूसरी ओर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले थर्मल पावर प्लांट्स कार्बन एमिशन करेंगे ही। ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के यूज से कार्बन एमिशन उतना ही होता है जितना कि पेट्रोल और डीजल वाले व्हीकल से। दोस्तों, इस सिचुएशन में इंडिया के लिए ग्रीन हाइड्रोजन रेवोल्यूशन की तरह सामने आ सकता है। इंडिया के रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी इस पर कई बार बात भी कर चुके हैं। देखा जाए तो जब उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंडिया में लॉन्च किया था उस टाइम पर भी उन्होंने इसके कॉस्ट इफेक्टिवनेस और बेनिफिट्स को लोगों तक पहुंचाया था और अब उनका नेक्स्ट टारगेट ग्रीन हाइड्रोजन व्हीकल्स है। दोस्तों, 4 जनवरी 2022 को यूनियन कैबिनेट ने द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को अप्रूव किया। इस मिशन का मोटिव ग्लोबली इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन का लीगल प्रोड्यूसर और सप्लायर बनाना है, साथ ही एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके भारत की डिपेंडेंसी इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल से कम करना है। आपको बता दें कि आज भी इंडिया करीब 84% फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करता है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट से इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज डेवलप होंगी और इससे इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी अट्रैक्ट होंगी। देखा जाए तो प्रोजेक्ट की वजह से एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। अगर इस मिशन के आउटकम्स की बात करें तो उसका टारगेट 2030 तक है। इस प्रोजेक्ट से ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन 5 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ जाएगा और जिससे रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 124 गीगावाट हो जाएगी। करीब 8 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ ही ये प्रोजेक्ट 6 लाख से ज्यादा जॉब्स को क्रिएट करेगा और फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट्स में करीब 1 लाख करोड़ का क्यूमुलेटिव रिडक्शन भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इंडिया 50 मिलियन मीट्रिक टन एनुअल ग्रीन हाउस गैस एमिशन को भी कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन भारत ग्रीन हाइड्रोजन सिर्फ इलेक्ट्रोलाइजर्स की मदद से ही जनरेट नहीं करने वाला है, बल्कि इसके लिए नितिन गडकरी जी के और भी बिग प्लान्स हैं और इसके लिए उन्होंने एक इंटरव्यू में दिल्ली के गाजीपुर में मौजूद कचरे के पहाड़ों और बम्बू से भी हाइड्रोजन जनरेट करने की बात कही थी। दोस्तों, चूंकि कचरे और बैम्बू में मीथेन होती है इसीलिए इससे हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। देखा जाए तो कचरे और बैम्बू से निकलने वाले मीथेन को एक हाई टेम्परेचर स्टीम पर रिएक्ट करवाया जाता है। इसमें हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड नेचर के लिए हार्मफुल है। ऐसे में कार्बन मोनोऑक्साइड को वापस से स्टीम से रिएक्ट किया जाता है।
फिर वाटर में मौजूद ऑक्सीजन से वापस हाइड्रोजन बनता है और फाइनली नेचर में CO2 को रिलीज किया जाता है। दोस्तों, नितिन गडकरी जी के इस विजनरी प्रोजेक्ट से साफ है कि कैसे इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आज भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए इंडियन इंडस्ट्रियल जायंट्स ने भी कमर कस ली है। आपको बता दें कि कुछ महीनों पहले इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी ने अनाउंस किया था कि उनकी कंपनी भारत में गीगा फैक्ट्रीज को बिल्ड कर रही है, जो सोलर मॉड्यूल, विंड टर्बाइन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स बनाएंगी। अडानी ग्रुप के मुताबिक ग्रीन एनर्जी को जनरेट करने के लिए उन्होंने फ्रांस की टोटल एनर्जीज के साथ पार्टनरशिप की है। देखा जाए तो अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड आने वाले 10 सालों में ग्रीन हाइड्रोजन में $50 बिलियन इन्वेस्ट करने वाली है। इस प्रोजेक्ट में फ्रांस की टोटल एनर्जीज का 25% हिस्सा है और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि दोनों कंपनी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम को बिल्ड करने वाली हैं। वहीं दूसरी ओर रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से भी ये अनाउंसमेंट की गई है कि वो कैलिफोर्निया की फेमस सोलर पावर सॉफ्टवेयर डेवलपर सेंसॉक में हिस्सेदारी लेने वाले हैं। रिलायंस के मुताबिक ये रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में उनके इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है और कुल मिलाकर अगले 3 सालों में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस सेक्टर में $10 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान किया है। दोस्तों, इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन का फ्यूचर इंडिया में कितना बड़ा होने वाला है और इन दोनों कंपनीज में चलने वाले कंपटीशन ने क्लियर कर दिया है कि कैसे ग्रीन हाइड्रोजन के सेक्टर में बिजनेस करना चाहते हैं। देखा जाए तो भारत के पास आज सोलर PV जनरेशन लोवेस्ट कॉस्ट पर मौजूद है, जिसकी कीमत करीब 1.99 रुपीज पर किलोवाट आवर है और यहाँ पर अधिकतर प्रोजेक्ट्स 2.5 से 4 रुपीज पर किलोवाट आवर के रेंज पर ही इंस्टॉल होते हैं। ऐसे में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत अपने रिन्यूएबल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट आधा कर दे तो ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत भी यहाँ के लोगों के लिए आधी हो जाएगी। दोस्तों, इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन वर्सिटैलिटी के साथ यूज किया जा सकता है, जैसे कि हैवी ट्रांसपोर्ट, एविएशन और मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट में इसका वाइडली इस्तेमाल किया जा सकता है। यूरोप में इसको लेकर कई प्रोजेक्ट्स भी अंडरवे हैं, जैसे कि हाई कैरस और क्रायोप्लेन, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन को पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम ग्रे हाइड्रोजन को पूरे तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन से रिप्लेस करना चाहते हैं तो इसके लिए वर्ल्ड को 3000 टेरावाट आवर पर ईयर रिन्यूएबल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे ही दुनिया को टोटली ग्रीन हाइड्रोजन पर शिफ्ट करने के प्रोसेस में कई डाउट्स भी सामने आते हैं। तो आइए उन डिफिकल्टीज और चैलेंजेस को भी हम डिस्कस कर लें, जो ग्रीन हाइड्रोजन पर शिफ्ट होने पर इंडिया के साथ साथ बाकी कंट्रीज को भी फेस करना पड़ सकता है। दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन को सभी क्लास के लोगों तक रीचेबल बनाने के लिए कई तरह के सवाल सामने आते हैं, जैसे कि क्या इससे अर्थ के डीकार्बनाइजेशन का प्रोसेस फास्ट हो पाएगा और क्या ये इतना चीप होगा कि सब इसे अफोर्ड कर पाएं। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए वाटर और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है और आपको बता दें कि 1 किलोग्राम हाइड्रोजन को जनरेट करने के लिए अराउंड 8.92 लीटर्स डीमिनरलाइज्ड वाटर की जरूरत होती है। ऐसे में सफिशिएंट वाटर स्ट्रीम की अवेलेबिलिटी क्रिटिकल है, क्योंकि ये काफी वैल्यूएबल और लिमिटेड रिसोर्स है। इस सिचुएशन में वेस्ट वाटर या सी वाटर डिसैलिनेशन प्लांट से प्रोसेस करके वाटर इलेक्ट्रोलिसिस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे वाटर यूसेज का कॉन्फ्लिक्ट ना हो। दोस्तों, इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन को जनरेट करने के लिए जिस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज किया जाता है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी की जरूरत होती है और इस वजह से ग्रीन हाइड्रोजन ऑब्टेन करना ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। साथ ही साथ इसके प्रोडक्शन में बाकी फ्यूल के मुकाबले ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सेफ्टी के नजरिए से भी देखें तो हाइड्रोजन हाईली वोलेटिल और फ्लेमेबल एलिमेंट है, जिस वजह से इसको स्टोर और सप्लाई करने में एक्सटेंसिव सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना जरूरी होगा, जिससे इसे लीकेज और एक्सप्लोजन से बचाया जा सके। साथ ही चूंकि हाइड्रोजन काफी हल्की होती है तो इसको स्टोर करने के लिए काफी ज्यादा जगह की जरूरत होगी। अगर हम इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो जैसे कि मान लीजिए हम किसी नॉर्मल गुब्बारे में जब हवा भरते हैं तो उस गुब्बारे के साइज और सेम क्वांटिटी में हाइड्रोजन वाले गुब्बारे के साइज में काफी डिफरेंस होगा। ऐसे में स्टोरेज के लिए बड़े प्लेस की जरूरत होगी। अगर हम इंडिया में हाइड्रोजन के फ्यूचर को देखते हैं तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आज भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, जिसमें हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशंस और बजट फ्रेंडली हाइड्रोजन व्हीकल्स भी शामिल हैं। ऐसे में जब तक कॉस्ट इफेक्टिव हाइड्रोजन व्हीकल्स मार्केट में नहीं होंगे तब तक ग्रीन हाइड्रोजन पर पूरे तरीके से शिफ्ट होने का सपना सपना ही रहेगा। दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन में फ्यूचर फ्यूल बनने का पूरा पोटेंशियल है। जरूरत है तो बस इसे ऑब्टेन करने के ऐसे तरीके को ढूंढने की जो कॉस्ट इफेक्टिव हो और आसान हो। भारत और दुनिया के नजरिए से आज ग्रीन हाइड्रोजन वो फ्यूल है जो एनर्जी जनरेशन के ट्रेडिशनल प्रोसेस को रिप्लेस कर सकता है। आज कई देश जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, फ्रांस और जर्मनी में से फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं जापान जैसी कंट्रीज तो हाइड्रोजन इकोनॉमी बनने वाली हैं।
देखा जाए तो 1975 से आज तक एज ए फ्यूल हाइड्रोजन की डिमांड ग्लोबली ट्रिपल हो चुकी है। ऐसे में फ्यूल की दुनिया में ग्रीन हाइड्रोजन गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड को जल्द से जल्द डीकार्बनाइज करने के गोल को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से ग्रीन हाइड्रोजन का रोल ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई पड़ता है। वैसे दोस्तों, आप किस मुद्दे पर राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।